रुचि काफी ज्यादा काली थी, इसलिए वो अक्सर कहीं जाने से कतराती थी, कोई उसका मजाक न बनाए। कुछ दिनों बाद रुचि सड़क से जा रही होती है कि तभी नीतू नाम की लड़की रुचि को देखकर बोलती है, छी, कितनी काली है ये। इसकी शक्ल देख ली ना, पूरा दिन खराब जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी काली कलुटी होते हुए घूम रही हो यहाँ पे। खुद को देखा है तुमने? तुम्हें कोई देखेगा ना तो पूरा दिन खराब जाएगा। अपने घर पे रहा करो, बाहर मत निकला करो। माफ करना, मैंने क्या किया जो आप मुझे इतना सुना रही हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तुम क्या जानोगी मुझे? और तुम जैसे काले लोगों को ना मैं अपने आसपास भी ना भटकने दूं। तुम इतनी काली हो ना, अंधेरा हो जाए ना तुम ना यहाँ पे खो जाओगी। और ये ना अमावस वाला चेहरा लेकर ना तुम घुमा मत करो। नीतू की बात सुनकर रुचि चुप हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर नीतू को और गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो और मेरी बातों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से जा कैसे सकती हो? काली होकर इतना घमंड। नीतू की बात सुनकर सुमन नाम की लड़की बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतनी बुराई कर रही हो कि तुम्हें इसकी शक्ल नहीं पसंद है। ये कितनी काली है और तुम इससे बातें भी कर रही हो। अरे इतनी ही प्रॉब्लम है तो इग्नोर करके जाओ ना यहाँ से। तुम हो कौन और तुम इसकी साइड ले क्यों रही हो? और ये काली है यार, काली को तो काली ही बोलूंगी ना। गोरी बोलने से गोरी थोड़ी हो जाएगी यार ये। और मैंने गलत ही क्या बोला है? काली है तो है। शक्ल तो मुझे तुम्हारी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये तुम्हारी नाक कुछ टेढ़ी सी लग रही है और ये टेढ़ी नाक लेकर तुम घर से बाहर कैसे निकल सकती हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? वो मैं गिर गई थी तभी टेढ़ी हो गई है नाक। लेकिन तुम्हें क्या लेना देना इससे? अब समझी, ये काली हो, गोरी हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम खुद भी तो अच्छी नहीं दिखती हो ना, तो किसी और को कैसे जज कर सकती हो तुम? सुमन की बात सुनकर नीतू के पास कोई जवाब नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। तुम कैसी लड़की हो? अरे कोई अनजान लड़की तुम्हें इतना कुछ बोल रही है और तुम चुपचाप खड़ी होकर सारी बातें सुन रही हो। तुम्हारे मुंह में दही जमी है क्या? जवाब नहीं दे सकती हो तुम ऐसे लोगों को? हाँ तो वो गलत क्या ही बोल रही थी। मैं हूँ इतनी काली तो हर कोई मजाक तो बनाएगा ही ना। तो काले लोग क्या इंसान नहीं होते? देखो मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी, अगर तुम खुद के बारे में बुरी बातें सुन सकती हो तो कोई तुम्हारे लिए कभी आवाज नहीं उठाएगा। इसीलिए खुद के लिए तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और रुचि घर आ जाती है, जहाँ रुचि का भाई सूरज अपनी माँ माला से बात करते हुए बोलता है, माँ वो लड़की बहुत अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपको भी सुमन पसंद आएगी। आप प्लीज हमारी शादी के लिए मान जाओ ना। मैं ऐसे कैसे मान जाऊं? अरे तेरी शादी के लिए मैंने कितना कुछ सोचा था और अब तू आकर बोल रहा है कि तूने अपने लिए लड़की देख रखी है और मैं बस मेहमानों की तरह तेरी शादी में आ जाऊं। माँ आपको मेहमान कौन कह रहा है? आप मेरी माँ हो, आपकी इज्जत करता हूँ तभी आपसे पूछ रहा हूँ ना। अगर आप मना कर दोगे तो मैं उसकी तरह कभी देखूंगा भी नहीं। जब तूने अपने मन में सब कुछ ठान ही लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? माँ मुझे पता है आपको मेरी बहुत चिंता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए सुमन से अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। सूरज के कहने से माला मान जाती है और जब सूरज की पसंद की लड़की देखने जाते हैं तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमन खुद थी। रुचि काफी खुश थी अपनी भाभी से मिलकर। कुछ दिनों बाद सूरज और सुमन की शादी हो जाती है और शादी के बाद सुमन ससुराल आकर अपना घर संभालने लगती है। सुमन के आने से रुचि बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन रुचि मार्केट जा रही होती है सुमन के साथ, तभी माला बोलती है, क्या बात है सुमन बहू, जब से तू शादी करके इस घर में आई है तब से रुचि बहुत खुश रहने लगी है। बाहर आने जाने लगी है, लोगों से बात करने लगी है, वरना बहुत डरती थी कहीं भी आने जाने से। माँ, भाभी ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया है। अब मुझे कहीं भी आने जाने से डर नहीं लगता और भाभी तो हमेशा मेरा साथ देती ही है ना। मुझे अब सूरज की पसंद पर बहुत गर्व है। अच्छा रुचि बेटा, दिल पर मत लियो, लेकिन वो जो तेरे लिए लड़का देखा था ना, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है। माँ जी, उन्होंने तो बाद में मना किया, लेकिन हमारी तरफ से तो पहले ही मना है। अरे करता ही क्या है लड़का जो हम अपनी फूल सी रुचि की शादी उससे करें। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद सुमन का भाई पूरब आता है। अरे पूरब, तू आने वाला था, मुझे बताया क्यों नहीं तूने? और तू आया यहाँ कैसे? दीदी आपकी ना बहुत याद आ रही थी और काफी दिनों से मन था कि मैं आपसे मिलूं। पढ़ाई की वजह से मुझे यहाँ आना ही था,
तो सोचा कुछ दिन आपके साथ रहता हूँ। अगर आंटी जी को कोई दिक्कत ना हो तो। अरे पूरब बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है, तुम हमसे पूछ कर मत रहो। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा कि तुम यहाँ रहने आ रहे हो। पूरब अब अपनी बहन के घर पर ही रहने लग गया था। कुछ दिनों बाद घर पर कोई नहीं होता सिवाय रुचि के, और तभी पूरब अपने कॉलेज से घर आता है और रुचि को अकेला देखकर बोलता है, अरे आज आप अकेली बैठी हो, घर के सभी लोग कहाँ गए? वो माँ ना भाभी को लेकर मौसी के घर गई हैं कथा में। वैसे तुम पे ना ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं और खूबसूरत? और नहीं तो क्या, मेरी दीदी कभी गलत कह ही नहीं सकती। वो कहती रहती है कि उनकी ननद के बराबर कोई नहीं है। सही कहती है वो। आज तो मैं भी मान गया कि रुचि तुम ना बहुत सुंदर हो। आज से पहले किसी ने भी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो भी आप कह रहे हो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे तुम खूबसूरत हो तो खूबसूरत कह रहा हूँ। और आपको पता है, एक हीरे की परख ना एक जोड़ी ही कर सकता है। आप ना मुझे जोड़ी ही समझो। वैसे ही एक बात कहूँगा आपसे कि आप बहुत सुंदर हो। मैं तो आपकी तारीफ हमेशा कर सकता हूँ। रुचि की पहली बार किसी ने इतनी तारीफ की थी, इसलिए रुचि काफी ज्यादा खुश थी। धीरे धीरे रुचि और पूरब में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। पूरब भी रुचि से प्यार करने लगता है और वो दोनों घर वालों से छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते। कुछ दिनों बाद सब लोग बैठे होते हैं, तभी माला फोन पर बात करते हुए आती है और सबको बताते हुए बोलती है, अरे बहू, मुंह तो मीठा करवाओ सबका, बहुत ही खुशी की बात है। माँ जी हुआ क्या? अरे हमें भी बताओ कि इतनी खुशी की बात आखिर है क्या? बहू, इतने लड़कों ने मना कर दिया हमारी रुचि से शादी करने के लिए, लेकिन अब हमारी रुचि के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। बहुत ही अच्छा लड़का है और परिवार भी बहुत अच्छा है। क्या रुचि की शादी? तुझे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक से बैठा था, अब अचानक से आवाज कैसे आ गई तेरे मुंह से? नहीं नहीं, रुचि की शादी नहीं हो सकती। रुचि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। अरे वो मैं क्या कर रही है? जल्दी बताना कि क्या हुआ है। हम सब इतने परेशान हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आंटी जी मैं बताता हूँ। वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तू पागल हो गया है क्या पूरब? तो इतना अच्छा दिखता है, तुझे पसंद आई भी तो ये मेरी काली ननद? भाभी आप ये क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तूने क्या जादू किया है मेरे भाई पर? सच सच बता कि वो तेरे पीछे कैसे डोल रहा है। बस दीदी बस, बहुत हो गया। वैसे तो आप हमेशा कहती रहती हो किसी को किसी के रंग से जज नहीं किया जाता, हर इंसान में कमी होती है। और आज आप ही इतना कुछ कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी दीदी। मैं रुचि से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ और शादी करूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। पूरब अपनी बात पूरी करता है और रुचि से सच में शादी कर लेता है। ये कहानी है वैष्णवी नाम की लड़की की, जो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है। वो हर किसी की मदद करती है और सबके साथ दयालु व्यवहार रखती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी बाजार में सब्जियां ले रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वैष्णवी बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही है और नीचे जमीन पर बैठी केले बेच रही है कि तभी वैष्णवी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे कहती है, अम्मा ये केले कैसे दे रही हो? बिटिया 1 दर्जन 40 रुपए के हैं। अम्मा अगर मैं सारे ले लूं तो आप कितने भाव लगाओगी? बूढ़ी औरत जमीन पर रखे केले को गिनने लगती है कि तभी वैष्णवी जमीन पर रखे सारे केलों को अपने बैग में रख लेती है और अपने पर्स में से पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वैष्णवी के सर पर अपने दोनों हाथों को प्यार से फेरते हुए उससे कहती, बिटिया भगवान तेरा हमेशा ही भला करे, तुझे हमेशा खुश रखे। और कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वैष्णवी उन केलों को लेकर अपने घर आ जाती है। इतने सारे केले देखकर वैष्णवी की माँ सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है? इतने सारे केले क्यों लेकर आई है तू? तुझे सब्जी लेने भेजा था या फल लेने? वैष्णवी अपनी माँ सरला को बताती है कि कैसे एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगकर केले बेच रही थी, जिस वजह से उसने वो सारे केले खरीदकर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सरला कहती है, अच्छा, वो बूढ़ी औरत मर रही होती तो क्या तू उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती? तेरी इसी आदत के चक्कर में हम रोड पर ही आ जाएंगे। ज्यादा ही दानी बाबा हो गई है तू, जो हर किसी को कुछ न कुछ देकर आ जाती है।
और अब मैं क्या करूँ इस केले का? दिन रात अब इसी की सब्जी बनाऊं? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने उनकी मदद ही की है और किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है। हाँ, तुझे कहाँ कुछ गलत लगता है? तुझे तो सब ठीक ही लगते हैं इस दुनिया में। तू ही देवी है जो सबका भला करने में लगी है। पता नहीं शादी के बाद क्या कैसे करेगी। यही हाल रहा ना तो सास तुझे अगले ही दिन घर से निकाल देगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी अपनी दोस्त अंजलि के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है जो भूख के कारण बहुत ज्यादा रो रहा था और हर किसी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था कि तभी वैष्णवी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और पास के ही ढाबे से उसे खाना खिलाती है। ये देखकर वैष्णवी की दोस्त अंजलि उससे कहती है, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये दया की देवी बनकर इतने पैसे तू इस भिखारी पर खर्च कर रही है। क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी और उसकी हालत देखकर सच में लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। अरे नहीं खाया तो तुझे क्या करना है? तू क्यों देवी बनकर अपना सारा पैसा उस भिखारी पर लुटा रही है? अंजलि की बातों का वैष्णवी पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है और वैष्णवी की शादी उदय नाम के लड़के से होती है। एक दिन वैष्णवी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास मेघना वहाँ आती है। मेघना देखती है कि सिंक में कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर मेघना वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, बहू क्या बना रही है? खाना बनाने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया और ये झूठे बर्तन ये नहीं दिखाई दे रहे तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कर ही रही थी। ठीक है, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। ये अब मुझे नहीं पता, सबके नाश्ते का समय हो गया है, जैसे करना है कर। 10 मिनट में खाना बस चाहिए मुझे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी क्या तुम्हारे पास थोड़ा आटा होगा? वो क्या है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लंच बॉक्स में रोटी रखने के लिए आटा नहीं है, सुबह ही खत्म हो गया। विमला की ये बात सुनकर वैष्णवी अपने रसोई में से एक कटोरी में आटा लाती है और उसे दे देती है। वैष्णवी आटा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये सब देखकर वैष्णवी के पास जाकर उसके बालों को खींचते हुए कहती है, क्यों री, मेरा राशन दे रही है? तेरी माँ यहाँ भर भर के गई है क्या राशन, या तेरा बाप जो तू ऐसे दान कर रही है मेरे खाने को? बहुत बड़ी देवी है जो घर का राशन दान कर रही है। मेरे बाल छोड़िए माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा, माफ कर दीजिए माँ जी। वैष्णवी की सास की ये हरकत देखकर विमला मेघना के पास जाकर कहती, अरे ये क्या कर रही हैं आप? भगवान के लिए उसे छोड़ दो, लीजिए अपना आटा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रही, लेकिन आप अपनी बहू को छोड़ दो, इस तरह की हरकत मत कीजिए। अब तो विमला सारे मोहल्ले में इस बात को बता देती है कि वैष्णवी की सास मेघना उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना अपनी बहू वैष्णवी से कहती है, सुन बहू, मुझे नहाना है तो पहले मेरे लिए गर्म पानी कर दे बाथरूम में। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती हूँ। कुछ देर में वैष्णवी पानी को गर्म करके बाथरूम में रख देती है और अपनी सास मेघना के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी मैंने पानी बाथरूम में रख दिया है, आप जाकर नहा लीजिए। मेघना बाथरूम में जाती है और बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी रखी हुई थी और मेघना गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाए बिना ही उसमें अपना हाथ डाल देती है और मेघना का हाथ जल जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और अपनी बहू वैष्णवी को आवाज देती है। सास की आवाज सुनकर वैष्णवी बाथरूम में आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, अब ठीक तो है ना? करम जली तो मुझे इस गर्म पानी में जलाकर मारना चाहती थी ना? रुक तुझे अभी बताती हूँ। मेघना अपनी बहू का हाथ पकड़ती है और उस गर्म पानी की बाल्टी में डाल देती है। काफी देर तक हाथ उसका उसी में डुबोए रखती है। वैष्णवी बहुत तेज चिल्लाती है, माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की, माँ जी मेरा हाथ। वैष्णवी के चीखने और चिल्लाने की आवाज अब मोहल्ले में जा रही थी। अब मोहल्ले के काफी लोग उनके घर में आ गए थे और आपस में बातें बनाकर बोल रहे थे, अब मेघना का अपनी बहू के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम सब ये और नहीं देख सकते। क्यों भाइयों बहनों, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। कुछ देर में मेघना के घर पुलिस आ जाती है। मेघना से सवाल जवाब करने लगती है
वैष्णवी भी डर के मारे सिसक रही थी। पुलिस वाला वैष्णवी के पास जाकर कहता है, आईपीसी की धारा 498 के तहत ससुराल वालों द्वारा किया गया कोई भी अत्याचार कानूनी जुर्म है, जिसके कारण अभी हमें आपकी सास वेगना को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस की ये बात सुनकर वैष्णवी अपनी सास की गलतियों को माफ करके और घर की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस से कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब हमारे घर का आपसी मामला है। माँ जी के हाथ से ये बाल्टी गलती से गिर गई थी, जिससे मेरा पूरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लगी और मोहल्ले वालों को लगा कि मेरी सास मुझ पर अत्याचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई बात ही नहीं थी तो क्यों हमें बुलाकर हमारा टाइम खराब किया? इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे करके भीड़ भी खत्म होने लगती है, लेकिन विमला वहाँ से नहीं जाती और मेघना के पास आकर उससे कहती है, देख, तूने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया, लेकिन तेरी बहू ने फिर भी तेरा साथ दिया और तुझे पुलिस से बचाया। तेरी बहू किसी देवी से कम नहीं है, इसकी कद्र कर। हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती है। विमला की बात सुनकर मेघना को खुद की हुई हरकत पर शर्म आती है और वो अपनी बहू से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है। संजना को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसकी सभी खाने की रेसिपी में सबसे ज्यादा फेमस थे दिल वाले पराठे। वैसे तो लोग आम तौर पर गोल या तिकोनी पराठे खाते हैं, लेकिन संजना पराठों को दिल के आकार में बनाती थी, जिससे वो स्वाद के साथ साथ देखने में भी बहुत आकर्षित लगते थे। एक दिन वो रसोई में दिल वाले पराठे बना रही थी, तभी उसकी माँ माधुरी वहाँ आती है और कहती है, संजना बेटी, तू ये क्या कर रही है? तू क्या अपने इस दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती है? तो क्या हुआ माँ, कौन सा मुझे नौकरी पर जाना है जो लेट हो जाऊंगी? मुझे अच्छा लगता है दिल वाले पराठे बनाना। हाँ बेटी, जानती हूँ, लेकिन इसमें तेरा बहुत टाइम खराब होता है। और मैंने तुझसे कहा था ना कि आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, तब भी तू अभी तक तैयार नहीं हुई अपने दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी पराठे बनाने के चक्कर में। एक काम करिए, बचे हुए पराठे आप बना लीजिए, मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा। तेरे दिल वाले पराठे मुझसे नहीं बनाए जाएंगे। ये तुझे ही मुबारक हो। मुझे और भी बहुत काम है। तू जल्दी से इन पराठों को सेक कर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजना भी सारे पराठे बनाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के की माँ मालती और लड़का अमित उनके घर आते हैं। कुछ देर में संजना भी वहाँ आती है। अमित संजना को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी मालती कहती है, देखिए माधुरी बहन, हमें आपकी लड़की फोटो में ही पसंद थी। वो तो आपके कहने पर हम लड़की देखने के लिए चले आए, और मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है उसकी तरफ से भी हाँ है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? जी माँ, मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। अगर संजना को भी मैं पसंद हूँ तो मुझे भी शादी से कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है। अमित और संजना की हाँ सुनकर मालती बहुत खुश होती है और सभी लोगों की रजामंदी के साथ कुछ समय बाद अमित और संजना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। अगले दिन संजना रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाती है, जहाँ वो दिल वाले पराठे और सब्जी बनाती है और ढककर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी अमित तैयार होकर नीचे आता है, जिसे देखकर संजना कहती है, अरे आप आ गए, मैं आने वाली ही थी आपको बुलाने के लिए। आइए दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। हम दोनों ही सिर्फ नाश्ता करेंगे क्या? माँ कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी? वो अमित जी, माँ जी अपनी सहेली के यहाँ गई है। उनकी सहेली की शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो बाद में आकर नाश्ता कर लेंगी। ओके ठीक है, फिर एक काम करो, तुम भी सिर्फ लंच पैक कर दो, मैं भी नाश्ता नहीं करूँगा। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं सबके साथ लंच नाश्ता कर लूंगा। अभी मुझे भूख भी नहीं है। मैंने इतने प्यार से बनाया है, एक बार देखिए तो सही। आपको नाश्ते में कुछ अलग मिलेगा, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा भी क्या खास है? जो भी है तुम लंच में पैक कर दो, मैं वहीं देख भी लूंगा और खा भी लूंगा, और तुम भी टाइम से नाश्ता कर लेना। अमित के कहने पर संजना रसोई में जाकर दिल वाले पराठे उसके लंच में पैक कर देती है। इस बात से अनजान अमित कि संजना ने दिल वाले आकार में पराठे बनाए हैं, वो वही लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने बैठता है, और जैसे ही लंच बॉक्स खोलता है, उसके सभी दोस्त दिल वाले पराठे देखकर
उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है, मानना पड़ेगा अमित भाई, भाभी तो बहुत रोमांटिक निकली। जो पराठों पे दिल का आकार बना के दे सकती है वो क्या नहीं दे सकती यार। लेकिन मुझे लगता है ना, प्यार दिखाने का ये तरीका सही था, लेकिन जगह नहीं। बकवास बंद कर तू अपनी, और मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। चुपचाप लंच कर, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा और तेरा मुंह टूट जाएगा। फिर निकालते रहिए अपनी पत्ती सी। यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है? जब देखो मारने की धमकी देता रहता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी रोमांटिक बीवी मिली है तुझे, जो पराठे भी दिल के आकार में बनाती है। ठीक है, तू हंस ले, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम लोगों के साथ लंच नहीं करना है, वरना चुपचाप लंच कर। आखिरी बार बोल रहा हूँ। यार क्या करूँ, मुझे लंच करने के लिए ना भाभी जी का बनाया हुआ दिल तोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ तोड़ना। अमित इतना कहकर गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाम को घर पहुँचता है और संजना को बुलाकर कहता है, यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बच्चों वाली हरकत थी? तुमने पराठा को ही दिल की शेप दे दी। अच्छा था ना, सबसे हटकर एकदम। आप बताओ ना, आपको कैसे लगे मेरे दिल वाले पराठे? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ना तुम्हारे पराठे ना उनको बनाने का तरीका। ये तो तुम सही शेप में पराठे बनाना सीख लो। मेरे लिए लंच में रोटियां दे दिया करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दिल वाले पराठे। सब ऑफिस में मेरा मजाक बना रहे थे, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और संजना भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर से सुबह नाश्ते में संजना दिल वाले पराठे बनाती, लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वो पराठों को बीच में से काट देती है, क्योंकि उसे अमित की बातों का बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अमित और मालती नाश्ता करने के लिए आते हैं। तभी मालती दिल वाले पराठों को देखकर कहती है, बहू, तेरे पराठों का डिजाइन तो ना तो गोल लग रहा है ना त्रिकोण में लग रहा है। तूने ये किस शेप के पराठे बनाए हैं? मैं बताता हूँ माँ, ये आपकी बहू के दिल वाले पराठे हैं। इनको दिल वाले पराठे बनाने का बहुत शौक है। इस चक्कर में कल ऑफिस में सबने मेरा मजाक उड़ा लिया। क्यों? इसमें मजाक वाली क्या बात है? बल्कि तुझे तो ये बोलकर उन सब का मुंह बंद कर देना चाहिए कि जो हुनर मेरी बीबी के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तुझे क्या लगता है ये दिल वाले पराठे बनाना आसान होगा? कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। और ईमानदारी से बताइयो, तुझे देखकर अच्छा फील हुआ था कि नहीं? माँ अच्छा तो लगा था, लेकिन दोस्तों के साथ एम्बैरस होना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो इसका मजाक बना दिया ना। वो इसीलिए क्योंकि तूने उनको ये दिखाया कि तुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो भी तेरा मजाक नहीं बनाते। और बहू, तू भी ये ध्यान रख कि कुछ चीजें अपनों के बीच में ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर सबका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता है ना। इसलिए तू भी अमित को ये दिल वाले पराठे लंच में देकर ब्रेकफास्ट डिनर में बना लिया कर। हम शौक से खाएंगे। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आपको कि आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए अमित जी, मेरी वजह से आपको सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए, मैंने बिना बात के तुम्हें इतना सुना दिया। सॉरी, मुझे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मालती के समझाने पर संजना और अमित एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अमित जैसे ही खाने के लिए प्लेट से दिल वाले पराठे उठाता है, आधा टुकड़ा उसके हाथ में और आधा टुकड़ा प्लेट में ही रह जाता है, जिसे देखकर अमित संजना से कहता है, संजना अब ये क्या है? तुम्हारा दिल तो टूट गया, अब क्या होगा? लेकिन ये टूटा कैसे? हाँ, तो कल आपने ही तोड़ा था मेरा दिल और बोला था कि मुझे नहीं खाना है दिल वाला पराठा, तो मैंने दिल के टुकड़े कर दिए। और क्या बहू, तूने ही हद कर दी। पराठों को भी अपने मूड और दिल के हिसाब से बना दिया। मतलब अब जब हमें टूटा पराठा खाने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि किसी ने तेरा दिल तोड़ दिया है, तू दुखी है। हाँ, तो जब दिल तोड़ेंगे तो टूटे दिल वाले ही पराठे खाने पड़ेंगे ना। संजना की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अमित हंसते हुए कहता है, माँ आपकी बहू ने और आपकी बहू के दिल वाले पराठे तो सच में मेरा दिल ही जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।